चलिए आप सबको फिर से एक बार गुड इवनिंग। कुछ तकनीकी समस्या के कारण थोड़ा कुछ देर हम लोग डिस्कनेक्ट हो गया था आपका हमसे संवाद, और कहीं ना कहीं हम सबसे क्षमा प्रार्थी हैं कि आप लोग का थोड़ा सा व्यवधान हुआ। हम फिर से उस पूरे टॉपिक को फिर से एक बार आपके साथ सामने आए हैं पूरे कंटेंट को लेके, और आप लोग जल्दी से जल्दी इस नए लिंक को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए, क्योंकि फिर हम उसको एक बार रिपीट भी कर लेंगे। जो कुछ पढ़ चुके हैं और जो नए बच्चे हमारे जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं, ताकि सभी कुछ सबको शेयर आप कर दीजिए। और हम लोग इसको ह्यूमन डेवलपमेंट की जितनी अवस्थाएं हैं, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, धमाकेदार टॉपिक है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का, जो आज हम आपको के साथ डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। मानव विकास की अवस्थाएं, मानव का विकास कैसे होता है, मानव कैसे कहीं ना कहीं अपने विकास को आगे बढ़ाता है, इसको आज हम देखने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, जल्दी से ज्यादा लोग जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए। मानव विकास की अवस्थाएं जो आपका आज का टॉपिक है, जितने भी विद्यार्थी हैं सब लोग जुड़ जाएं, और अपने दोस्तों, मित्रों, परिचितों, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी जुड़े हुए हैं, सब लोग जुड़ जाएं। और हम फिर आपके साथ आगामी जब तक रहेंगे साथ चर्चा करेंगे। देखिए, मानव विकास की अवस्थाएं। चलिए, मानव विकास की अवस्थाओं को हमने भी बताया था कि स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें हम मानव विकास की जब अवस्था की बात होती है, इसमें आप देखिए हम 5 अवस्थाओं की चर्चा करते हैं। सबसे पहली अवस्था है गर्भावस्था। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था। गर्भावस्था जिसका काल होता है 0 से 9 मंथ तक, शैशवावस्था जिसका काल होता है 0 से 6 माह तक, और 0 से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 साल तक, और परिपक्व अवस्था जिसको हम एडल्टहुड कहते हैं, कहीं ना कहीं जो मेच्योरिटी 18 से ऊपर तक, तो वो 18 से ऊपर साल तक। यस बेटा जानवी, थैंक यू। प्रियंका ओके, बिल्कुल बिल्कुल। फिर से हम जल्दी से जल्दी सबको को शेयर कर दीजिए बेटा, और आप सब लोग जुड़ जाइए। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, गर्भावस्था को देखते हैं। जैसे बच्चा मां के गर्भ में आता है, माना जाता है कि उसके विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो कहीं ना कहीं मां के गर्भ में 9 माह तक रहता है। 9 माह तक बच्चा मां के गर्भ में रहता है, तो उस कहीं ना कहीं उसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वह भी एक विकास का ही पार्ट है, ठीक है ना। इस तरीके से प्रीनेटल अवस्था भी कहते हैं इसको हम। तो 0 से 9 मंथ तक, जैसे मां के गर्भ से बच्चा बाहर आ जाता है, तो उसकी शैशवावस्था शुरू हो जाती है। 0 से 6 वर्ष तक शैशवावस्था होती है। बाल्यावस्था 6 से 12 साल तक, किशोरावस्था 12 से 18 साल तक। अब थोड़ा सा हम रुकेंगे। किशोरावस्था, जैसे कहा जाता है कि एक बालक कब परिपक्व, प्रौढ़ कब हो जाता है, या एक बार बहुत बार प्रश्न आता है। यस यस बेटा, एक बार प्रश्न ये आता है कहीं ना कहीं कि बाल्यावस्था में बालक जो है वह बालक कब तक रहता है, या मानव जीवन का जो विकास का क्रम है उसमें कब तक बालक बालक रहता है। 18 साल तक। 18 साल पर जैसे ही 18+ होता है, वह क्या हो जाता है, वो मैच्योर हो जाता है, वो परिपक्व हो जाता है। इसलिए कहा जाता है उसकी अंतिम अवस्था का नाम है स्टेज ऑफ मैच्योरिटी या एडल्टहुड। बात समझ में आ गई। तो मानव विकास का पूरा खाका है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेन उठाइए, पेपर पे नोट कर लीजिए अपने डायरी पे क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। ये यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न आता है कि मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, कौन सी अवस्था कितना समय तक रहती है। तो गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और एडल्टहुड, जिसको लास्ट अवस्था, जिसको परिपक्व अवस्था या प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं। करेक्ट, यहां तक क्लियर हो गया सबका? जल्दी से आप कमेंट करिए यस या नो, क्लियर हुआ सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शैशवावस्था को देखते हैं। शैशवावस्था, जैसा कि हमने बताया, इसका नाम, इसको इन्फेंसी एज भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड है 0 से 6 वर्ष तक। यहां पे इन्फेंट, यस बेटा, इन्फेंट जो शब्द है, जैसे इन्फेंसी, इन्फेंसी का मतलब शिशु हो गया, या शैशवा कहते हैं। शिशु क्या है इसमें? इन्फेंसी जो इन्फेंट नामक शब्द से बना है। इन्फेंट में 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे एक है इन और एक है फरी। आप अगर उसको थोड़ा सा अलग कर देंगे, इन प्लस फरी। इन मतलब क्या होता है? नहीं। फरी मतलब बोलना। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, इन प्लस फरी, नहीं बोलना। नहीं बोलने का मतलब क्या है भाई? बच्चा क्या करता है? बोलता नहीं है तो क्या करता होगा? बच्चा अपने संवेगों के द्वारा अपनी बात को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। बात तो नहीं करता, लेकिन अपने संवेगों के द्वारा अपने मनोभाव को सामने वाले तक
अब सामने वाला कौन है? सामने वाला उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स, उसके अभिभावक, वहां तक पहुंचाता है। ठीक है ना? तो बात क्लियर हो गई, इन्फेंट, शिशु। यस, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कहा गया कि शैशवावस्था को हम जीवन का एक तरीके से आधार काल मानते हैं, कहते हैं बेस ऑफ होल लाइफ, पूरे जीवन का यह आधार काल होता है शैशवावस्था। बेस्ट एज ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए सबसे अच्छा काल होता है और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था भी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ। और लर्निंग बाय फॉलोइंग, अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखने की कोशिश करता है। ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। इसके बारे में एक दो मनोवैज्ञानिक हैं जिसमें वैलेंटाइन है, वो कहते हैं शैशवावस्था सीखने का कहीं ना कहीं आधारशिला है या सीखने का आदर्श काल है। कहते हैं ना शैशवावस्था सीखने का क्या है? आदर्श काल है। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है। और एडलर महोदय हैं, वो कहते हैं शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। एडलर, नोट कर लीजिए। जो बच्चे दो डिफिनेशन बता दे रहा हूं आपको, नोट कर लीजिए। एडलर ने कहा, क्या कहा है? शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। और वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। दो अवस्थाएं, दो परिभाषाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या विशेषता है इस अवस्था की। शैशवावस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंटहुड या इन्फेंसी, दोनों एक ही चीज है। इन्फेंटहुड भी कहते हैं, इन्फेंसी भी कहते हैं। तो शैशवावस्था की क्या विशेषताएं हैं? देखिए आपके पास सामने एक बहुत ही अच्छी स्लाइड है, उसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने रिकॉर्ड के लिए। कभी भी आपको पढ़ना हो आप उसको देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। पहली जो विशेषता होती है शैशवावस्था की, कि इस अवस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है? बहुत तेजी से हो रहा होता है। रैपिड ग्रोथ इन फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, बहुत तेजी से हो रहा होता है। और कहीं ना कहीं रैपिड लर्निंग, सीखने की तीव्रता होती है। टेंडेंसी ऑफ रिपीटिशन, दोहराने की प्रवृत्ति होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। यस, आकाश कुमार को संवेगों से प्रदर्शित करता है बेटा बालक। यस, गुड। दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी ऑफ क्यूरियोसिटी, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, स्वप्रेम की भावना। ठीक है, या डिपेंडेंसी ऑफ अदर्स की यहां कहें तो कहीं पर निर्भरता होता है। बच्चा क्या दूसरों पर निर्भर होता है। अगली विशेषता स्वप्रेम की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, बच्चा अफेक्शन चाहता है अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स से। और इंस्टिंक्ट जो बिहेवियर, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, उसका मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार, बालक क्या करता है? मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार करना चाहता है। और कहीं ना कहीं मूल प्रवृत्ति क्या होती है? हंसना, रोना। ठीक है, इस तरह के जो मनोभाव होते हैं वो सब कुछ कहीं ना कहीं मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। मैकडूगल के एक और प्रश्न आपको बता दें यहां पे इंपॉर्टेंट, कि मौसम मूल प्रवृत्ति याद रखिए, बेसिक इंस्टिंक्ट किसने कहा है? मैकडूगल ने। मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? कोई आंसर करे। मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां 14 और 14 संवेग होते हैं, ये बात करेक्ट हो गई। और लैक ऑफ मोरलिटी, नैतिक भावना का अभाव पाया जाता है। नैतिक भावना का अभाव, नैतिकता नहीं होती। बच्चे ये निर्णय नहीं ले पाते क्या, जब वो शैशवावस्था में होते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिकता है, क्या समाज के द्वारा बनाए गए मानदंड है। इसलिए कई बार पूछा गया है, यूपी टेट में भी प्रश्न आया हुआ है, सीटेट में आया हुआ है कि नैतिक भावना का अभाव किस अवस्था में पाया जाता है। तो क्या सही विकल्प होगा? इन्फेंसी, शैशवावस्था। ये सारी विशेषताएं देख लीजिए, शैशवावस्था की ये विशेषताएं होती हैं। पहला, शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत तेजी होता है, बच्चा बहुत जल्दी सीखना चाहता है। दोहराने की प्रवृत्ति, कोई चीज आप बोलते हैं उसको क्या करता है? रिपीट करता है। जिज्ञासा, वाई एंड हाउ, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे प्रश्न वो करता है। पर निर्भरता, दूसरों पे डिपेंड होता है। जैसे मान लीजिए अपने छोटे मोटे काम, कपड़े पहनना, स्नान करना, ठीक है ना, इस तरह के कामों के लिए दूसरों पे डिपेंड रहता है। स्वप्रेम की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, कहीं ना कहीं उसको कहते हैं नार्सिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नार्सिज्म। पूछा गया, कई बार पूछा गया है, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, नार्सिज्म किस अवस्था की देन है? शैशवावस्था। बच्चा अपने बड़े बुजुर्गों से क्या चाहता है? अफेक्शन चाहता है। लोग उसका ध्यान करें। जैसे कहते हैं ना, घर में दो बच्चे होते हैं, अगर एक को ज्यादा अफेक्शन, एक को कम मिल रहा है तो क्या करता है? जेलस करने लगता है। मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार, मूल प्रवृत्ति क्या है? वही संवेग, आपके जो मनोभाव हैं, और नैतिक भावना का अभाव।
क्लियर हो गया यहां तक? जल्दी से, यस इन्फेंसी बेटा, जल्दी से आप क्लियर करें। सबको क्लियर हो गया टॉपिक? आगे बढ़े। तो शैशवावस्था के बारे में आपने देखा कि शैशवावस्था क्या है। शैशवावस्था में इन्फेंट एक शब्द आता है, इन्फेंट से मिलकर बना हुआ है। इन प्लस फरी मतलब कि नहीं बोलना। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अवस्था जो हमारी है वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड स्टेज। अब बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है, कितने लोग जल्दी से आंसर करें, बाल्यावस्था का क्या टाइम पीरियड है? 6 से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था कब तक होता है? 6 से 12 वर्ष तक। अब बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है बाल्यावस्था। यह पहला प्रश्न यहीं से आ जाएगा कि बाल्यावस्था होती है विकल्प में 0 से 3, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 18, तो क्या सही विकल्प होगा? 6 से 12 वर्ष। अब बाल्यावस्था को हम जीवन का अनोखा काल कहते हैं, इसको एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं, इसको टोली, दल, समूह, गैंग एज भी कहते हैं, खेल की आयु कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है बाल्यावस्था को। अब यह एक तरीके से कहा जाए, शैशवावस्था को आपने पढ़ा, शैशवावस्था के तुरंत बाद बाल्यावस्था आती है, ठीक है ना। अब शैशवावस्था में आप देखते हैं कि बच्चे का शुरुआत में 2 वर्षों में उसका सांवेगिक विकास हो जाता है, भाषा का विकास हो रहा होता है 2 से 6 वर्ष के बीच में। अब बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं सांवेगिक, उसके अंदर शब्द जन्म लेते, भाषा जन्म ले लेती है। अब वो कहीं ना कहीं 0 से 6 साल की अवस्था में, अब सबसे जो बड़ा परिवर्तन होता है कि शैशवावस्था में बच्चा क्या रहता है? अपने माता पिता परिवार के संपर्क में रहता है। अब वो बाहर निकलने की अवस्था बाल्यावस्था में शुरू होती है, इसलिए उसकी जो सबसे बड़ा परिवर्तन होता है वह होता है स्कूल जाने लगता है बच्चा। आज के कॉन्सेप्ट में देखें तो आप देखेंगे प्रेप क्रेच में बच्चे क्या करते हैं, प्री बोर्ड नर्सरी में बच्चे जल्दी जाने लगते हैं, लेकिन जो आइडियल स्टेज होती है वो 6 वर्ष होती। माना गया है कि बच्चा जब 6 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है तो उसकी एलिमेंट्री स्कूल एलिमेंट्री जो स्कूलिंग होती है वो शुरू हो जाती है। इसीलिए इस अवस्था को कहा जाता है एलिमेंट्री स्कूल एज। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक विद्यालयी आयु भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया है, आप इंपॉर्टेंट है या डबल टिक कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए कि एलिमेंट्री स्कूल एज किस अवस्था को कहा जाता है। तो एलिमेंट्री स्कूल एज किसको कहा जाता है? कहा जाता है प्रारंभिक विद्यालयी आयु। करेक्ट हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि यहां पे इस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। एक मनोवैज्ञानिक है कॉल एवं ब्रूस, चाहे तो आप लिख लीजिए, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कॉल एवं ब्रूस। बाल्यावस्था को रॉस ने छद्म या मिथ्या परिपक्वता, प्रिस्यूडो मैच्योरिटी कहा है। बाल्यावस्था को रॉस ने क्या कहा है? मिथ्या परिपक्वता कहा है। ये मैं एक्स्ट्रा चीजें बता दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम थोड़ी सी विशेषता देख लेते हैं कि बाल्यावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उसको आप देख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाल्यावस्था में देखिए कि बालक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं चाइल्डहुड एज में। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि शारीरिक विकास में स्थिरता। अब आप कहेंगे सर कैसे स्थिरता हो जाती है, तो हम आपको बताएं, जैसे ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से उसका फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाता है, नहीं, जैसा डेवलपमेंट उसका शैशवावस्था में हो रहा होता है वैसा विकास यहां पर नहीं होता। बात समझ में आ रही है? हो रहा होता लेकिन उतनी तेजी से विकास नहीं होता जितना तेजी से शैशवावस्था में हो रहा होता है। तो इसी को हमने कहा कि स्टेबिलिटी इन फिजिकल ग्रोथ। तो स्टेबिलिटी इन फिजिकल ग्रोथ का मतलब क्या हो गया कि शारीरिक विकास में स्थिरता हो जाती है। प्रबल जिज्ञासा, फोर्सफुल क्यूरियोसिटी। शैशवावस्था में बच्चा रहता है, पूछता है, आपने उसको बात को आंसर किया नहीं किया, उसके बाद भी यहां पे वो फोर्सफुल तरीके से बल देके कहता है ये क्या है वो क्या है, इस तरह की भावना उसके अंदर रहती है। इस तरह के प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे बच्चे के द्वारा। आत्मनिर्भरता की भावना। अब बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे आत्मनिर्भर। अरे आत्मनिर्भर होने का मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा अब अर्न करने लगता है, कहीं पे कोई व्यवसाय या ऑक्यूपेशन या कोई जॉब कर लेता है, ऐसी बात नहीं। आत्मनिर्भरता की भावना, जो बच्चा शैशवावस्था में कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी ऑन अदर्स थी। किस प्रकार की डिपेंडेंसी? छोटे मोटे काम करने के लिए, खाना खाना है,
स्नान करना है, कपड़े पहनना है। इस तरह की डिपेंडेंसी अपने माता पिता पेरेंट्स पे थी, लेकिन यहां पर क्या होता है, वैसे छोटे मोटे कार्य वो खुद करने लगता है। तो आत्मनिर्भरता की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ डिपेंडेंसी। रचनात्मक कार्यों में रुचि, कंस्ट्रक्टिव वर्क, इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्टिव वर्क। अब आप देखिए कि रचनात्मक कार्य किसको कहेंगे। जैसे रचनात्मक कार्य, अब आपने देखा होगा अपने बचपन में कि कहीं ना कहीं जब बारिश होती थी तो आप नाव बनाते थे नाव ना। तो नाव को बना के आप क्या करते थे, कागज की नाव बनाते थे, उसको आप जो भी पंप जल होता था पानी, उसमें आप बहाने का प्रयास करते, चलाने का प्रयास करते थे। ऐसे छोटे मोटे कंस्ट्रक्टिव कार्य, रचनात्मक कार्य, ठीक है ना, में इंटरेस्ट लेने लगता है बच्चा। सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड मोरल क्वालिटीज। अब देखिए बच्चे की स्कूलिंग शुरू हो जाती है। अब बच्चा क्या करता है, परिवार से निकलकर सोसाइटी के संपर्क में आता है, समाज के संपर्क में आता है। उसकी स्कूलिंग शुरू हो गई। अब जब स्कूलिंग शुरू हो गई तो बच्चा समाज के संपर्क में आएगा। उसके अंदर सामाजिक गुण और नैतिक गुण, नैतिकता, जैसे मान लीजिए कोई बाहर निकला और कहीं ना कहीं कोई बड़े बुजुर्ग मिल गए, यस बेटा, कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग मिल गए, तो आप देखेंगे कि वो उसका पैर छू लेगा, चरण स्पर्श कर लेते हैं, नमस्ते कर दिया, आदर कर रहा है। तो इस तरह का जो भाव आ जाता है, रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये नैतिकता कहां से मिलती है, उसको समाज से मिलती है, परिवार से मिलती है, और कहीं ना कहीं कहां से, सोसाइटी से, जहां आसपास रह रहा, अपने बड़े बुजुर्ग अभिभावक को देख रहा है, माता पिता को देख रहा है, जो व्यवहार वैसा सीखता है। उस तरह के सिम्टम्स, उस तरह के गुण उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। क्यों होता है, क्योंकि बच्चा अब उस अवस्था में पहुंच जाता है कि उसका मानसिक विकास थोड़ा बढ़ जाता है, वह सोच सकता है चीजों के बारे में, इसलिए उसके ऐसे गुणों को वो क्या करता है, अडॉप्ट कर लेता है। एक अगली जो फीलिंग होती है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेगेरियसनेस, सामूहिकता की तीव्रता या प्रवृत्ति आ जाती है। बच्चे का ग्रुप से बन जाता है, समूह बन जाता है, जैसे वो खेल का ग्रुप हो सकता है, छोटे मोटे दोस्त हो जो आसपास बन जाते हैं, ठीक है ना, स्कूल के ग्रुप्स हो जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, देखते बच्चे इस अवस्था में इसको कहते हैं, कहीं ना कहीं क्या करता बच्चा, डर्टी एज भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं डर्टी, बच्चे कपड़े गंदे से रहते हैं, खेल में इन्वॉल्व रहता है, इसलिए कहते हैं डर्टी एज, इसको भी कहते हैं, ठीक है ना, गंदी अवस्था भी कहा जाएगा। अब देखिए बच्चों के समूह बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं। अब वो छोटे छोटे उसके पास 4, 6, 10 ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, कॉलोनी में, सोसाइटी में, गांव में, मोहल्ले में, उनके साथ ही खेलता है, तो समूह की भाव होता है। अब डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। अब देखिए बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, जब आप पर्सनालिटी पढ़ेंगे तो उसमें तमाम प्रकार होते हैं, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बियोवर्ट। यहां पे एक प्रकार है एक्सट्रोवर्ट। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, जैसे बालक अभी तक तो परिवार में है, शैशवावस्था में पूरी तरीके से अपने परिवार के साथ में होता है। अब वहां पे उसको उतने ज्यादा अवसर नहीं मिलते समाज में अपने को स्थापित करने के लिए, बातचीत के, कि वो कोई बात को बता पाए, कह पाए, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा बच्चा नहीं होता कि वो तुरंत जो है कोई चीज आपको, किसी नई चीज को अडॉप्ट कर पाए, नहीं। अब जैसे जैसे बाहर निकलता है, उसके अंदर जो प्रतिभा होती है, जो क्षमता होती है, उसके अनुसार वो बोलने का प्रयास करता है, लोगों से मिलना जुलना चाहता है। उसका जो इंट्रोवर्ट, जो कहीं ना कहीं छिपा हुआ व्यक्तित्व था, जो शैशवावस्था का था, वह बाहर निकल के आ जाता है। मतलब अब उसके बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। संग्रहण की प्रवृत्ति, एक्विजिशन टेंडेंसी, संग्रह की प्रवृत्ति। संग्रह कैसी बात की संग्रह, धन संग्रह नहीं भाई, संपत्ति संग्रह नहीं, किस चीज का संग्रह, खिलौनों का संग्रह, वेस्ट का संग्रह। आपके लिए हो सकता है वो कूड़ा हो, कबाड़ हो, वेस्ट हो, जैसे कहते हैं ना कि वो बच्चे, अब आप हर घर में देखते होंगे कहीं ना कहीं एक कार्नर होता है जहां पे बच्चों के क्या होता है, बच्चों के खेलने के सामान होती है, वहां पे इकट्ठा रहता है। अब वहां पे हम क्या करते हैं, आपके लिए तो एक सामान, एक जगह घेरा हुआ है, लेकिन वो बच्चों को खेलने की, वो संग्रह कर ले, जहां जो मिलेगा उसको संग्रह कर ले। कोई डब्बा खाली हुआ, डब्बा उसके खेलने के सामान हो गई, ठीक है ना। कोई इस तरह बॉटल खाली हुआ, उसके खेलने के सामान हो गई। इस तरह का जो भाव होता है वो संग्रहण प्रवृत्ति करने लगता है। रुचियों में परिवर्तन, चेंज इन इंटरेस्ट। अब ये बड़ी बात होती है, अभी कुछ रुचि है, अगले पल कुछ चाहिए उनको, ये चाहिए वो चाहिए, इस तरह के भाव आने लगते हैं। तो बाल्यावस्था आप देख रहे हैं कि ये सभी कुछ विशेषताएं, इन सब कुछ को मिला के बाल्यावस्था बनती है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, 1 by 1 पॉइंट हमने डिस्कस किया है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली अवस्था की तरफ बढ़ेंगे। इसमें कहीं किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, ठीक है ना।
अवस्था देख लीजिए। शारीरिक विकास में स्थिरता, प्रबल जिज्ञासा, आत्मनिर्भरता की भावना, रचनात्मक कार्यों में रुचि, सामाजिकता और नैतिक गुणों का विकास, सामूहिकता की तीव्रता, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, संग्रहण की प्रवृत्ति और रुचियों में परिवर्तन। जब कभी भी आपके एग्जाम में अगर डिटेल में लिखना हो, डिस्क्रिप्टिव लिखना हो, तो आप इस आधार पर लिखेंगे। और इसमें से जो अगर आप ऑब्जेक्टिव को एग्जाम दे रहे हैं, टेट, सीटेट, सुपर टेट दे रहे हैं, उसमें पूछ लिया जाएगा कहीं ना कहीं कि किस अवस्था की क्या देन होती है। इन अवस्थाओं से भी पूछा जाता है कि सामूहिकता की तीव्रता किस अवस्था की देन है, या बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास किस अवस्था में होता है। इस तरह के प्रश्न भी आपको मिलते हैं। करेक्ट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो अगली अवस्था हमारी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था, किशोरावस्था। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था। किशोरावस्था एक तरीके से देखिए दो अवस्थाओं के मध्य के काल होता है, ठीक है ना। इसको एडोलेसेंस एज भी कहते हैं। टाइम पीरियड है 12 से 18 वर्ष। अब 12 से 18 वर्ष को हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल होता है। संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। संक्रमण काल कहा जाता है, ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है। ये सुनहरी अवस्था है। एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। स्टेज ऑफ प्रॉब्लम कहा जाता है। 4 इयर्स स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रोम, स्ट्राइप कहा जाता है, ठीक है। एडोलेसेंस को आप देखिए कि जीवन का सबसे कठिन काल, हार्ड पीरियड या हार्डेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रोम स्टेज, ट्रांजिशनल पीरियड, सुनहरी अवस्था। ये क्यों कहा जाता, सबको एक एक करके देखते हैं। किशोरावस्था, यस, हाँ, एक प्रश्न आया है, जानवी मौर्य कह रही है सर रुचियों में परिवर्तन कैसे। हाँ बेटा, जैसे बता दें कि रुचि, अभी इनका प्रश्न है स्टेजेस का, शैशवावस्था के, बाल्यावस्था का प्रश्न इनका है कि बाल्यावस्था में बच्चों में रुचियों में परिवर्तन कैसे होता है। मैं डाउट बता दूं, इनका क्लियर कर दूं कि बेटा रुचियों में परिवर्तन जैसे अभी कुछ अगले पल कुछ इंटरेस्ट है, हर बार उनके इंटरेस्ट बदलते रहते हैं। अभी मान लीजिए आपको पेन चाहिए, पेन चाहिए तो आप दुकान में पहुंचते हैं, बच्चा कहता है हमको कॉपी भी चाहिए हमको, फिर आप थोड़ा सा बाहर निकले, कोई शॉप मिल गई, उसको कह रहे हैं हमको कुरकुरे भी चाहिए, हमको टॉफी भी चाहिए। मतलब वो घर से निकले हैं, कोई लक्ष्य तो नहीं उनका, लेकिन वो प्रतिपल हर पल उनका लक्ष्य बदल रहा है। इसी को कहा गया चेंज इन इंटरेस्ट, या कोई उनका स्टेबिलिटी नहीं होती उनके व्यवहार में, कहा जाता है। इसलिए कहा गया कि चेंज इन इंटरेस्ट। समझ में आया बेटा। चलिए सॉरी, फिर से आते हैं एडोलेसेंस पे। एडोलेसेंस को हम जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं, संघर्ष और तूफान की अवस्था कहते हैं, संक्रमण काल की अवस्था कहते हैं, सुनहरी अवस्था कहते हैं, और समस्याओं की अवस्था कहते हैं। जैसे देखिए एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है स्टैनले हॉल, सबने सुना होगा स्टैनले हॉल के बारे में। स्टैनले हॉल की एक बहुत ही फेमस परिभाषा है, आप नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं आप नोट कर लीजिए। और एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, हर बार परीक्षाओं में आता है कि किशोरावस्था के बारे में स्टैनले हॉल की एक किताब भी है, उसका नाम है एडोलेसेंस। उनकी किताब का नाम भी है एडोलेसेंस, नोट कर लीजिए। परिभाषा क्या है, उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था या संघर्ष, तूफान, तनाव और विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। समझने के लिए हमने देखिए 4 यस बनाया है, 4 यस, एक इसमें यस मिसिंग हो गया है, जैसे स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्ट्रोम है ना, तो स्ट्राइप मिस हो गया है, तो आप 4 यस का मतलब लिख लीजिए स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रोम एंड स्ट्राइप, 4 यस। और 4 यस अगर बना लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं इस अवस्था को आप, ठीक है ना। संक्रमण काल क्यों कहा गया है, संक्रमण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पहले कौन सी अवस्था है, इसके पहले है बाल्यावस्था, इसके बाद क्या है प्रौढ़ावस्था, दोनों के बीच का मध्य का काल होता है। अब इस अवस्था में जब बालक पहुंचता है तो कहा जाता है कि अब आप बड़े हो रहे हो, ठीक है। अब आप, इसमें कहा गया कि टू ग्रो टू मैच्योरिटी, मतलब कि परिपक्वता की तरफ हम मूव कर रहे होते हैं, इसलिए बच्चा कंफ्यूज होता है, बच्चा भ्रम की अवस्था में होता है, निर्णय नहीं ले पाता है हम किस अवस्था में हैं, इसलिए इसको कहा संक्रमण काल कहा गया। करेक्ट। चलिए अब थोड़ी इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं इसकी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो सुनहरी अवस्था है, एज ऑफ ब्यूटी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था की विशेषताएं। अब किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे इस स्लाइड का बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। इसमें जो पहली विशेषता आपको दिख रही है, शारीरिक विकास व मानसिक विकास। अब यहां पर भी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट फिर पूरी तेजी से आरंभ हो जाता है। जैसे आपने देखा था कि बाल्यावस्था में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है, यहां पर फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट फिर से तेजी से हो रहा होता है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, स्थिरता और समायोजन का अभाव। यहां पे बच्चे के व्यवहार में स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती, अभी कुछ व्यवहार अगले पल कुछ व्यवहार है, और समायोजन का अभाव, वह नई परिस्थिति में समायोजन नहीं कर पाता क्योंकि उसके व्यवहार में, ठीक है ना, स्थिरता नहीं पाई जाती, व्यवहार बहुत चंचल सा होता है। ठीक है, उसी का अगला पॉइंट है डिफरेंसेज इन बिहेवियर, व्यवहार में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे अभी कुछ व्यवहार अगले पल कुछ व्यवहार है, ठीक है ना, वो समायोजन नहीं कर पाता, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। इसलिए कहीं ना कहीं, इसलिए क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उस अवस्था में हार्मोनल चेंजेस बहुत तेजी से हो रहे होते हैं, जो इनबैलेंस होते हैं कहीं ना कहीं, जिसके कारण वो उसके व्यवहार में बहुत सारी विषमताएं पाई जाती हैं, जो इसलिए वो कहीं ना कहीं क्या करता है, डिफरेंसेज इन बिहेवियर। घनिष्ठ मित्रता, अब फास्ट फ्रेंडशिप, जैसे कहते हैं इस उम्र में जो दोस्त बनते हैं, जो मित्र बनते हैं, वो उनके अंदर एक घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। घनिष्ठ मित्रता का संदर्भ, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे निर्णय, बहुत सारे डिसीजन आपके वही मित्रों के ग्रुप पे निर्भर होते हैं। मित्र ही आपके निर्णय को डिसाइड करते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, करेक्ट। जैसे मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने निर्णय अपने माता पिता को नहीं बताते हैं, और बहुत बार निर्णय हमारे मित्र ही कर लेते हैं। उस तरह की फ्रेंडशिप, फास्ट फ्रेंडशिप जिसको कहते हैं, उसको कहा था घनिष्ठ मित्रता। चेंजेज इन एंड स्टेबिलिटी इन इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं रुचियों में परिवर्तन और स्थिरता। अब धीरे धीरे जैसे व्यवहार आगे बढ़ता है, अब कहीं ना कहीं चेंजेज और स्टेबिलिटी इन इंटरेस्ट, मतलब रुचियों में परिवर्तन, अभी कुछ है अगले पल कुछ है, इस तरह के भाव कहीं ना कहीं आ जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप, अब ग्रुप को महत्व देता है वो, अब एक समूह बन जाता, चाहे वो दोस्त हो, मित्र हो, खेलने के ग्रुप हो, कॉलेज के ग्रुप हो, अब वो ग्रुप्स को महत्व देने लगता है। स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिवोल्ट। अब जैसे बताएं कि बच्चा क्या चाहता है, फ्रीडम चाहता है। बच्चा क्या चाहता है, फ्रीडम चाहता है, कोई रोके टोके नहीं। और अगर आप उनके स्वतंत्रता में बाधक बनते हैं तो क्या कहता है, विद्रोह कर जाता है, घर से भाग जाना या इस तरह की कोई कदम उठा लेना, ऐसी घटनाओं में सम्मिलित हो जाता है। ठीक है ना, जब बच्चा मान लीजिए देर से घर आता है, आप कहते हैं कहां पे थे इतनी देर तक, तो कहता है पापा हमसे क्या, आपसे क्या मतलब, या आपको पूछने का क्या अधिकार है। वो स्वतंत्रता चाहता है, और आप उसके अगर स्वतंत्रता में बाधक बनते हैं तो कहीं ना कहीं क्या करता है, फिर विद्रोह कर जाता है, विद्रोह रिवोल्ट कर जाता है। ठीक है ना, घर पढ़ाई छोड़ देना या घर से चला जाना या कोई ऐसा निर्णय ले लेना, इस तरह के भाव उस विद्यार्थी के अंदर आ जाते हैं इस अवस्था में। समाज सेवा की भावना, कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ सोशल सर्विसेज, बच्चा कोई ग्रुप्स ज्वाइन कर लेता है, एनएसएस, एनसीसी, कोई पॉलिटिकल ग्रुप्स, ठीक है ना, इस तरह का, तो क्या कोई स्टूडेंट्स यूनियन, इस कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहता है, क्योंकि लोग उसको भी जाने, उसको पहचाने, इस तरह की भाव आ जाते हैं। को कहीं ना कहीं ये भाव उसके अंदर कि हम समाज के लिए कुछ करें, इस तरह का फीलिंग्स उस अवस्था में आ जाती है। ईश्वर और धर्म में आस्था, फेथ इन गॉड एंड रिलीजन, जैसे इस अवस्था में बालक क्या करता है, उसकी जो सबसे बड़ी जिज्ञासा होती है कि वो अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत धर्म, पूजा पाठ में, ईश्वर में विश्वास करने लगता है, मंदिर जाने लगता है, इस तरह के भाव आने लगते हैं उसके अंदर। आदर्श पूजा की भावना, या इसको कहते हैं फीलिंग ऑफ हीरो वर्शिप, या इसको वीर पूजा की भावना भी कहा जाता है। वीर पूजा की भावना, जैसे मान लीजिए वीर पूजा क्या है कि वीर पूजा में जैसे मान लीजिए आपका कोई आइडियल बन जाता है। इस अवस्था में हर एक बालक का कोई ना कोई आइडियल होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेस, कोई खिलाड़ी, कोई पॉलिटिशियन, आप उसके जैसा बनना चाहते हैं, आप उसके जैसा कपड़ा पहनना चाहते हैं, आप उसके जैसा बोलना चाहते हैं। उसको आप जानते नहीं हैं लेकिन आप उसको फॉलो करने लगते हैं। अक्सर आप सब लोग जब इस अवस्था में रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपने इस तरह के सिम्टम्स रहे होंगे। आपके कमरे में किसी पॉलिटिशियन की फोटो होती है, किसी एक्टर की फोटो होती है, किसी एक्ट्रेस की फोटो होती है, क्यों, आप उसके फॉलोअर, आप जानते नहीं है लेकिन उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसा करना चाहते हैं। इसी को कहा जाता है वीर पूजा की भावना, हीरो वर्शिप। ठीक है, स्वाभिमान की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट,
इस अवस्था में स्वाभिमान बहुत तगड़ा हो जाता है, भैया अरे कैसे उसने मुझे कुछ कह दिया, उसकी क्या मजाल, चलो अभी देखते हैं, बाहर मिल लेते हैं उससे, इस तरह का भाव। तो कैसे उसने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दी, तो सेल्फ रिस्पेक्ट, ये भाव बहुत आ जाता है इस अवस्था में। तो स्वाभिमान की भावना। अपराध प्रवृत्ति का विकास। अब जैसे कहा गया ना कि कोई अपराध प्रवृत्ति, अब इस अवस्था में जो आप अपराध करेंगे वो बाल अपराध की श्रेणी में आएगा। क्यों श्रेणी में आएगा बाल अपराध में? क्योंकि आपकी अवस्था कितनी है, आपकी अवस्था 18 साल से नीचे है। 18 साल से नीचे की उम्र में कोई भी आप अपराध करते हैं वो बच्चा क्या कहलाता है? बाल अपराधी कहलाता है। ठीक है ना? तो अब बाल अपराधी है, अगर वो डेलिक्वेंट चाइल्ड है, डेलिक्वेंसी है, इस प्रकार का भाव है, तो उसके लिए जुवेनाइल कोर्ट है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, अब यहां पे हम अपराध प्रवृत्ति, चोरी करना, छोटे छोटे जो, हाँ अब यहां पे देखते हैं कहीं ना कहीं कि छोटे मोटे अपराध का, चोरी करना, झूठ बोलना, इस तरह के भाव आ जाते हैं उसके अंदर। इसको कहते हैं अपराध प्रवृत्ति की विकास। धीरे धीरे अपराध प्रवृत्ति टेंडेंसी डेवलप होने लगती है। ठीक है ना? अट्रैक्शन टू द अपोजिट सेक्स, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। इस अवस्था में कहीं ना कहीं जब विद्यार्थी आता है तो स्वाभाविक जो हार्मोनल चेंजेज हो रहे होते हैं, हार्मोनल परिवर्तन हो रहे होते हैं, कहीं ना कहीं विद्यार्थी एक जो विपरीत लिंग के प्रति एक उसके अंदर आकर्षण इस तरह का आ जाता है, जो कहा गया फीलिंग ऑफ द कहीं ना कहीं अपोजिट सेक्स के बारे में अट्रैक्शन। नेक्स्ट जो है व्यवसाय की चिंता। ठीक है ना? एंजाइटी ऑफ वोकेशन। अब व्यवसाय की चिंता, जैसे विद्यार्थी चाहता है कि हम कुछ अर्न करें, कुछ करें, ठीक है ना, इस प्रकार का भाव आ जाता है उसके अंदर। इसको कहा गया व्यवसाय की चिंता, जॉब की चिंता। इस तरह के सिम्टम्स इस अवस्था में देखे जाते हैं। बात समझ में आई? तो आपने देखा कि हमने एक तरीके से किशोरावस्था की विशेषताएं सीरियल वाइज आपको बताई। आपको इसमें कहीं पे कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, या आज की पूरी क्लास में कोई आपके मन में प्रश्न हो, तो जरूर कमेंट्स को आप शेयर कर दीजिए और कमेंट जल्दी से लिखें। कमेंट क्या है, आपको कोई डाउट है शेयर करिए, इसमें लिखिए, और जल्दी जल्दी ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। और ये बताइए कि इसमें से कोई भी टॉपिक, कोई भी डिस्कशन आपको ऐसा लगा हो जिसमें कोई आपके मन में डाउट हो या कोई प्रश्न हो, तो आप चैट बॉक्स में जरूर लिखें। एक तरीके से आप देखिए कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने शुरू से, अगर हम देखें शुरू की स्लाइड देखें एक बार, मैं स्लाइड आपके सामने फिर से प्रेजेंट कर दे रहा हूं। आप चाहे तो जो लोग लेट जुड़े हैं, जो बच्चे लेट जुड़े हैं, वो जल्दी से इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले। मानव विकास की अवस्थाएं आज का टॉपिक था। जैसे हमने आपको बताया स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या क्या अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था के बारे में बताया हमने, इसकी विशेषताएं बताई, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की विशेषताएं, किशोरावस्था और किशोरावस्था की विशेषताएं। एक तरीके से आज हमने मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। आज की क्लास आपको कैसी लगी, और आपके प्रश्न जरूर आने चाहिए, और आपका जो आज की क्लास के बारे में कोई भी क्वेरी या कोई भी आपका डाउट है, आप चैट बॉक्स में जरूर लिखें, और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कहीं ना कहीं कैसा एफर्ट आपका जो एक तरीके से रीइंफोर्समेंट मिलता है, वही हम लोगों के लिए एक उत्साह का काम करता है। आपको आज की क्लास कैसी लगी? कल हम लोग इसी समय फिर एक नई टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को, सबको गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों।